हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन अपन स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर और इस एसएचएम के चैप्टर को क्या करते हैं, क्लोज मारते हैं। तो आप एक बात देखिएगा, अपन ने अब तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस दिन लास्ट लेक्चर्स में किए थे। अब अपन उससे आगे के लेक्चर्स को कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चंस, अनसोल्ड नंबर आई थिंक 7 तक अपन कर चुके थे। अब कुछ बाकी बचे कुछ क्वेश्चन को, अनसोल्ड नंबर 8, अनसोल्ड नंबर 8 क्या बोल रहा है ये, एक कण v वेग से जो OX अक्ष के अनुदिश चल रहा है, कहाँ चल रहा है, वेलोसिटी से OX एक्सिस के अनुदिश चल रहा है। तो इस तरीके का कोई सेटअप है, ये देखिएगा x एक्सिस, ये OX एक्सिस मतलब x एक्सिस और दिस इज द y एक्सिस। इसके अलोंग क्या कर रहा है, एक पार्टिकल चल रहा है, उसकी रिलेशन दे रखी है, गिवन डेट क्या दे रखा है, ये दे रखा है भाई v स्क्वायर बराबर n स्क्वायर 8ax माइनस में x स्क्वायर माइनस में 12a स्क्वायर, ये गिवन कर रखा है 8ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 12a स्क्वायर, ये नंबर गिवन दे रखा है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एसएचएम करेगा। पहली कंडीशन तो ये प्रूव करनी है। सेकंड प्रूव करना है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2π/n होगा, 2π/n होगा। ठीक है, प्रूव कर देंगे। और इसका आयाम एम्पलीट्यूड क्या लेके आना है, 2a लेके आना है। तो टाइम पीरियड 2π/n, पहले प्रूव करेंगे एसएचएम, फिर टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर प्रूव करेंगे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 2a है। अच्छा एक बात देखिएगा, मैं इस रिलेशन का डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 2v dv/dx n स्क्वायर एज इट इज 8a, x का x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस में 2x, डिफरेंशिएट कर दिया। अगले स्टेप में देखो 2 कॉमन लेके कट रहा है तो v dv/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेयर इज n स्क्वायर 4a माइनस एक्स। अगले स्टेप में देखो एक काम कर रहा हूं, इसका मान तो मुझे पता ही है, d2xy dt स्क्वायर होता है। याद करो एसएचएम का ये उत्तरण का फॉर्मूला, उसका फर्स्ट फॉर्मूला ये होता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, n स्क्वायर x माइनस 4a। अब क्या करता हूं मैं, x माइनस 4a कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, बस यही है कि x में से 4a घट के आ रहा है, x में से क्या आ रहा है, 4a घट के आ रहा है। इसके लिए मैं इसे कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मैं पुट कर लेता हूं x माइनस 4a इज इक्वल टू कैपिटल X, क्योंकि 4a की एसएचएम हो जाती है, 4a की मिस्टेक आ रही है तो मैंने इसे चेंज कर दिया। इसका डिफरेंशिएट कर लिया विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, इसे नंबर दे दिया 2। जब इसका डिफरेंशिएट किया, पहली बार डिफरेंशिएट किया तो d स्मॉल x/dt और 4a का 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d कैपिटल x/dt। अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं इसका, अगेन डिफरेंशिएट जब आपने किया इसका तो ये कितना हो जाएगा, d2xy dt स्क्वायर और d2 कैपिटल xy dt स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। यूजिंग इन टू के अंदर यूज कर दीजिएगा इसे, यूजिंग इन टू में यूज कर दीजिए। 2 में जैसे ही अपन ने इसे यूज किया तो देखो क्या आ जाएगा, d2 स्मॉल x की जगह कैपिटल x, तो d2 कैपिटल x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में n स्क्वायर और इसकी जगह क्या रख रखा अपन ने, कैपिटल x। तो ये किसकी समीकरण आ रही है, ये एसएचएम की समीकरण है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो इस बात की गारंटी देती है कि भैया ये एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। अच्छा x कैपिटल X स्मॉल x का मतलब क्या है, स्मॉल x में तो कैपिटल X हमेशा स्मॉल x में से 4a घट के आ रहा है, ये भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, बस उसे शिफ्ट कर रखा है। क्या कर रखा है, उसे शिफ्ट कर रखा है। तो वेरिएबल से कंफ्यूज नहीं होना, d2x/dt स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x। इसका मीनिंग क्या होता है, ये सर एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और जब कंपेयर करेंगे तो ये किसका मान होता है, म्यू का मान होता है। तो हेयर वी सीन दैट, तो म्यू का मान कितना हो गया, n स्क्वायर
म्यू का मान कितना हो गया, एन स्क्वायर हो गया। और जैसे ही म्यू का मान एन स्क्वायर है तो टाइम पीरियड निकल आएगा मेरे पास। देखो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, लुक एक बार देखें क्या होता है फॉर्मूला टाइम पीरियड का। देन टाइम पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड होगा t बराबर होता है 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू। इसका मीनिंग क्या होता है, t बराबर 2 पाई बाई रूट म्यू की जगह इसका रूट काट लो, कितना आ जाएगा n। यही प्रूव करना था कि SHM, पहला क्वेश्चन तो ये था SHM कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन था वो SHM का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई n होगा। अब मुझे निकालना है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस क्वेश्चन की खास बात देखिएगा, एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले मैं वो पॉइंट निकालूंगा ए डैश और ए पॉइंट जिसके मिड में SHM हो रही है, जिसके मिड में क्या हो रही है, SHM हो रही है। तो ये निकालने के लिए ए और ए डैश पॉइंट, यहां बीच में क्या होता था आपको याद है, ओ पॉइंट होता था, डैश वी टेक ओ डैश पॉइंट, ठीक है। मैं वो पॉइंट निकालूंगा जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो ए और ए डैश पॉइंट की पोजीशन आ जाएगी जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। तो मतलब ये है क्या करना है आगे अपन को, देखो मिटाता हूं मैं इसे ना। मुझे ये पता लगना है भैया SHM किन दो पॉइंट के मिड में हो रही है। अगर मुझे ये पता लग जाना है कि SHM किन दो पॉइंटों के बीच में हो रही है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा y1 के 1 से पुट कर दिया मैंने एक बार, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या v इज इक्वल टू 0 एक ही बात है। इसका मीनिंग क्या हो गया, n स्क्वायर 8ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर गायब और माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8ax प्लस में 12a स्क्वायर दैट्स विल बी इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा अब इसके फैक्टर्स कर देते हैं। देखो 6 दूनी 12, तो इसके फैक्टर कर दिए मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax माइनस 2ax और प्लस में कितना आ जाएगा ये 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे की कहानी देखिएगा, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 6a, इसमें से माइनस में 2 आ रहा है कॉमन, a कॉमन आ रहा है x माइनस 6a दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, x माइनस 2a x माइनस 6a दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब आ गया कि भैया एक तो x का मान 2a पर 0 है वेलोसिटी का मान, और x इक्वल टू 6a पर। मतलब ये है कि जब x का मान 2 है तो भी वेलोसिटी 0 आ रही है, और 6a है तो भी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया x इज इक्वल टू 2a हो गया, और ये कितना हो गया x इक्वल टू 6a हो गया। इसका मीनिंग SHM किसके मिड में हो रही है, SHM a और a डैश के बीच में हो रही है, तो 2a और 6a के मिड में हो रही है। तो SHM ऐसे ऐसे चल रही है, SHM ऐसे ऐसे हो रही है, पहले a डैश फिर a डैश और a। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, ये डिस्टेंस आयाम निकालने के लिए पहले तो ये निकाल लो, तो 6a में से 2a गया, कितना आ गया ये 4a हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 4a होगी। एम्पलीट्यूड कितना होता है, इतना होता है o डैश, तो मैं बोलूंगा आयाम एम्पलीट्यूड बराबर कितना होगा, देखो टोटल 4a है तो उसका हाफ होता है, तो कितना होगा एम्पलीट्यूड 2a। तो एक आंसर ये भी था कि भैया इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 2a होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपन ने कर लिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अनसोल्व्ड नंबर 9। मिटाता हूं मैं इसे ना, जस्ट 1 मिनट रुकिए आप एक बार, है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अनसोल्व्ड नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन अनसोल्व्ड नंबर 9, अनसोल्व्ड नंबर 9। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सरलावर्त गति से चलने वाले एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, कण का आयाम a है और आवर्तकाल कितना है, t है, एम्पलीट्यूड a, आवर्तकाल t है। तो सिद्ध करो कि माध्य स्थिति से x दूरी पर वेलोसिटी v में संबंध निम्न प्रकार दिया जा सकता है। तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि भैया कोई SHM कर रहा है, करा दीजिए, ये O हो गया, ये A पॉइंट हो गया, इसका एम्पलीट्यूड सरकार ने दिया है A, टाइम पीरियड भी दिया है,
टाइम पीरियड कितना दे रखा है, कैपिटल टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी जनरल पॉइंट पर पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी लेते हो, उसे एक्स डिस्टेंस लेते हो। कितनी डिस्टेंस लेते हो, एक्स डिस्टेंस लेते हो। देन वेलोसिटी कितनी मानते हो इस पॉइंट पर, फी वेलोसिटी मानते हो। तो आप जानते हो बाय एस एच एम वी नो डैट हम भैया ये जानते हैं कि वी स्क्वायर का मान कितना होता है, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टेकन एज नंबर 1। बट आप ये भी जानते हो कि टी बराबर कितना होता है, 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू होता है। इसका मतलब आप रूट म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 पाई बाई कैपिटल टी हो जाएगी, और स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, देन म्यू इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। यूजिंग इन वन भैया इसका उपयोग वन में कर लीजिएगा आप, वन में यूज किया म्यू की जगह। देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, तो कितना हो जाएगा ये, म्यू की जगह 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला रिलेशन था जो अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस द प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि टी का मान म्यू का मान उठा करके यहां रख दिया और आंसर। बात आती है कि इसकी अदर प्रॉब्लम पर, क्या प्रॉब्लम है, जो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 है। क्या है पार्ट 1, इसका देखो पार्ट 1 क्या कहता है कि यदि कण की स्थिति माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति कौन सी होती है, इसकी मिड पॉइंट ये होता है क्योंकि इधर ए डैश होता है, इससे कितनी डिस्टेंस 2a/3, तो मतलब यहां से लेकर के गुरुदेव और ये 2/3a, मतलब ये डिस्टेंस इतना हो गया, पॉइंट मान लिया a1 पॉइंट। इतनी डिस्टेंस पर इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाता है, मतलब जब यहां पर होता है तो वेलोसिटी 3 टाइम कर दी जाती है उसकी। ठीक है कि नहीं है। फिर क्या किया जाता है, तो नया आयाम बताना है, नया एम्पलीट्यूड बताना है। तो दोबारा सुनो कि जब ये O से 2a/3 डिस्टेंस पर होता है a1 पॉइंट पर, मान लिया वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो v1 जो वेलोसिटी है उसे 3 गुना कर दिया जाता है। फिर अपन को नया एम्पलीट्यूड निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहला, ठीक है ना, तो सबसे पहले मान लो a1 पर वेलोसिटी v1 है और x का मान कितना है, 2a/3, तो माना एट x इक्वल्स टू कितना पर, x इक्वल्स टू 2/3 a पर, एट लिख दिया तो पर लिखने की, एट x इक्वल्स टू 2a/3, v इक्वल टू कितना मान लिया आपने, v1 है, v इक्वल टू कितना है, v1 है। देन y1, तब 1 से क्या आ जाएगा, देन y1, 1 की कहानी देखिएगा, 1 में आप v की जगह क्या हो जाएगा भैया, v1 स्क्वायर हो जाएगा, म्यू को सजा के रखो, a स्क्वायर अभी तक तो यही है, और x की जगह पर क्या पुट कर दो, x का मान मतलब 2/3a का होल स्क्वायर। ये वेलोसिटी निकल आएगी किस पॉइंट पर, a1 पॉइंट पर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9, 4a स्क्वायर बाई 9, 9 इधर आ गया 5a स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 म्यू a स्क्वायर बाई 9, टेकन एज नंबर 3। ठीक है ना, 2 इसे ले लीजिए जो आपका दिल करे, प्रॉब्लम आ कहां रही है, दैट्स वैल्यू 2। ठीक है, ये v1 आ गया, मतलब भैया a1 पॉइंट पर वेलोसिटी मिल गई v1। अब क्या किया जाता है, अब वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाता है। देखो एक बार अब क्या किया जा रहा है वो आप देखें, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वेलोसिटी को कितना कर दिया जाता है भैया, 3v1 के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है कि नहीं है। अच्छा, x का मान तो कहां पर किया जा रहा है, 3 गुना 2a/3 पर किया जा रहा है।
आयाम निकालना है। मैंने मान लिया आयाम क्या है, अल्फा है, आयाम मान लिया, नया आयाम क्या है, अल्फा। बाई 1 से आप क्या लिख सकते हो, 1 इक्वेशन, वेलोसिटी v स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर की जगह एल्फ स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। v कितना है भैया, 3v1 का स्क्वायर, म्यू अल्फा ज्ञात करना है, और x की जगह 2/3a, 2/3a हो गया। अगले स्टेप में ये कितना आ जाएगा, देखो 9v1 स्क्वायर म्यू अल्फा स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर है, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब v1 का मान रख दीजिए, v1 स्क्वायर का मान वहां से, तो कितना आ जाएगा 5 म्यू a स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू म्यू अल्फा स्क्वायर 4/9 a स्क्वायर। ठीक है ना, थोड़ा समझिए आप इसे। डायरेक्ट v1 स्क्वायर की वैल्यू रख दी 3 से, तो देखो 9 से 9 गायब हो जाएगा, म्यू से म्यू गायब हो जाएगा, कितना बचा 5a स्क्वायर। तो जब आप इसे मिटाओगे RHS में, देखिएगा एक बार आप लोग इसे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इधर कितना आ गया 5a स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 5a स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 4/9 a स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया, अल्फा चाहिए था भैया, तो 5a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 9। अगले स्टेप में अल्फा स्क्वायर, देखो 9 5 45 और 4 49, तो 49a स्क्वायर बाई 9। देन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 7/3, रूट काट लिया, a पॉजिटिव ले लिया अल्फा, है ना, डिस्टेंस होने की वजह से। तो न्यू एम्पलीट्यूड कितना आ गया 7a/3 आ गया, नया एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़े प्यार से कर लिया अपन ने, 9वीं का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। डिस्टेंस सिर्फ अब की बार कितना था 2/3a था, अब a/2 है बस। ठीक है कि नहीं है, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड नंबर 10 पर। देखिएगा मैं इसे मिटाता हूं, जस्ट 1 मिनट, है ना। मिटाने के लिए एक्चुअल में थोड़ा सा एक बार रुकिए आप, है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा स्टार्ट करोगे भैया आप, अपन स्टार्ट करेंगे अनसोल्ड नंबर 10। तो इसकी एक खासियत देखिएगा आप, है ना, अनसोल्ड नंबर 10। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को ना, अनसोल्ड नंबर 10। क्या क्वेश्चन है, नाउ लुक, अनसोल्ड नंबर 10। एक क्षैतिज पटल है, देखो इस तरीके का कोई पटल है, ठीक है, दिस इज द एनी पटल, कोई लेमिना है जैसे बुक है, आधा सेकंड आवर्त काल वाली सरल आवर्त गति में ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है। तो मतलब इस तरीके से वर्टिकल मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड दे रखा है उसका हाफ। कितना टाइम पीरियड दे रखा है, हाफ, 1/2। अधिकतम आयाम ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ज्ञात कीजिए, जिससे उस पर रखी हुई कोई पुस्तक सर्वदा इसके संपर्क में रह सके। तो देखो इस तरीके का सीन है, जैसे कोई ये पटल है, ये जैसे मान लीजिए दिस इज एनी पटल, या फिर ये डस्टर कोई पटल है, ये कोई पटल है, इसके ऊपर कोई पुस्तक रखी है, इस तरीके से बुक रखी है, और ये क्या कर रहा है, SHM कर रहा है वर्टिकल साइड में। क्या कर रहा है, वर्टिकल साइड में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताइए। SHM कर रहा है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा इसका, ठीक है ना, मैक्सिमम आयाम बताना है। कब बताना है आयाम, जिससे ये पुस्तक हमेशा इस पर रखी रहे, ऊपर जाए तो भी रखी रहे और नीचे जाए तो भी रखी रहे, पुस्तक टच में रहे इस तल से। देखो पुस्तक टच में जब चलेगी, जब आपको पता है न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की इक्वल एंड अपोजिट क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। सही है कि नहीं है। अब प्रतिक्रिया क्या सीन होगा, ये पुस्तक इस तल पर फोर्स लगाएगी नीचे की ओर, कण का भार, पुस्तक का भार mg नीचे की ओर,
उस mg को सेटिस्फाई करने के लिए ये पुस्तक ये वाला तल रिएक्शन लगाएगा ऊपर की ओर कैपिटल R, समझे कि नहीं? कण का भार mg नीचे की ओर, इसे सेटिस्फाइड कौन कर रहा होगा? इसे सेटिस्फाई कर रही होगी रिएक्शन। अब देखो अगर ये बुक टच में है तो रिएक्शन मौजूद है भैया, टच में है तो तल लगाएगा उसके परपेंडिकुलर, और अगर टच में ही नहीं है तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी? जीरो। रिएक्शन कितनी हो जाएगी उसकी? जीरो हो जाएगी। तो आप एक बार देख सको टच की कंडीशन क्या रहेगी, या तो रिएक्शन जीरो हो, जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, जीरो से हमेशा बड़ी होनी चाहिए रिएक्शन। पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन होनी चाहिए, नेगेटिव का तो सीन ही नहीं होगा, नेगेटिव मतलब रिएक्शन है ही नहीं है। जीरो होने का मतलब क्या होता है भैया, ठीक है ये इससे जीरो होगी, रिएक्शन है ही नहीं है, मतलब टच में ही नहीं है। तो टचिंग की कंडीशन क्या होगी? रिएक्शन मौजूद होनी चाहिए। एक बार दोबारा आप हमेशा याद रखें, बहुत बार ये कंसेप्ट आएगा कि रिएक्शन जब कोई पार्टिकल किसी सतह से टच में है, टचिंग की कंडीशन होती है कि रिएक्शन मौजूद है, और अगर टच में नहीं है तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी? जीरो। तो इस क्वेश्चन को देखो ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। जैसे माना कि भैया जो SHM हो रही है वर्टिकल में ऐसे हो रही है, ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट के मिड में हो रही है, ये इसका मिड पॉइंट है O, ऐसे हो रही है, दैट्स द SHM। किसी समय टी पर मान लिया पोजीशन ये है, ये पटल हो गया, ये लेमिना हो गया, एक तरीके का लेमिना गट्टा टाइप है ये, इसके ऊपर कोई बुक रख दी, दिस इज द बुक है, ठीक है कि नहीं है? डिस्टेंस मैंने मान ली इसकी, दिस इज द P पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस मैंने ले ली, दिस डिस्टेंस इज X, ठीक है। अब क्या होगा, यहां इस पॉइंट पर कण का भार mg कितना होगा भैया? नीचे की ओर होगा, हमेशा लगता है वो तो, और इसको संतुलित करने के लिए एक रिएक्शन लगाएगा ये ऊपर की ओर, जिसे दुनिया वाले कैपिटल R से बोलेंगे रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कैपिटल R से बोलेंगे। अब न्यूटन की गति का नियम लिख सकता हूं मैं, न्यूटन की गति के नियम से, न्यूटन की गति के नियम से डैश पॉइंट इज P पर गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण। अब गति की समीकरण क्या होगी भैया? न्यूटन ने ये कहा था ये तो चाहिए ही चाहिए, md2xy/dt², ये तो चाहिए ही चाहिए भाई, ये तो रिक्वायर्ड है ही है। देंगे कौन? जो मौजूद है। mg नीचे की ओर है, r ऊपर की ओर है, जो x के बढ़ने की दिशा में उसे पॉजिटिव ले लो, और जो x के घटने की दिशा में उसे नेगेटिव ले लो। बढ़ने की दिशा में कौन है? x ऊपर की, यहां से नापाया आपने, x ऊपर बढ़ता है तो बढ़ने की दिशा में भैया r है तो पॉजिटिव, mg नीचे की ओर है, घट रहा है तो देन वी टेक नेगेटिव। बहुत सिंपल है, x को बढ़ने की दिशा में पॉजिटिव और x के घटने की दिशा में क्या ले लिया मैंने? नेगेटिव ले लिया। बहुत ही प्यारी चीज है। अगले स्टेप में तो यहां से r का मान कितना आ जाएगा? mg को इधर शिफ्ट कर दो, mg प्लस में m d2xy/dt², डैश भी टेकन एज नंबर 1। अच्छा, रिएक्शन हमेशा मौजूद रहे, रिएक्शन चाहे पार्टिकल इधर आए चाहे ऊपर जाए, रिएक्शन हमेशा मौजूद होनी चाहिए। रिएक्शन हमेशा मौजूद होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मतलब सबसे ज्यादा रिएक्शन है वो तो मौजूद होगी, सबसे कम रिएक्शन है ना तो वो भी मौजूद होनी चाहिए। इसकी सबसे कम वैल्यू कब आएगी भैया? देखो रिएक्शन ऑलवेज मौजूद होनी चाहिए, पहली कहानी, ठीक है भाई मौजूद होगी। तो जो सबसे कम रिएक्शन, देखो रिएक्शन बढ़ेगी किस पर डिपेंड करेगी? इस पर डिपेंड, ये कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट है, तो ये त्वरण पर तो डिपेंड करेगी। अब जो ये एक्सेलरेशन है, रिएक्शन पुस्तक हमेशा टच में रहेगी, मतलब रिएक्शन ऑलवेज मौजूद रहेगी। रिएक्शन मौजूद रहेगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, हर तरफ रिएक्शन मौजूद है। और जब रिएक्शन पॉजिटिव है तो मौजूद होगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं है। अगर इसका मान पॉजिटिव रखते जाओ आप तो ये तो मौजूद ही रहेगी, R पॉजिटिव आ जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब रिएक्शन बढ़ रहा है, इसका मान जब सबसे कम होगा उस टाइम देखते हैं कि उस टाइम भी रिएक्शन मौजूद होनी चाहिए, तभी तो टच में रहेगा। भाई देखो क्या प्रॉब्लम है, ऊपर जा रहा है तो टच में रहेगी, लेकिन जब नीचे आएगा तो हो सकता है रिएक्शन उसकी खत्म हो जाए। तो वो खत्म ना होने के सबसे जो कम रिएक्शन हो वो भी मौजूद होनी चाहिए। सबसे कम रिएक्शन का आएगी R मिनिमम। कैसे निकालेंगे अपन R मिनिमम कैसे निकालेंगे? mg, इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू रख दो, इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? म्यू ए होती है, अगर इसका एम्पलीट्यूड आयाम a है।
अगर इसका आयाम कितना है, a है। मैक्सिमम म्यू ए होती है और मिनिमम कितनी होती है, माइनस म्यू। चाहिए। फिर क्या कह गए गुरुदेव, आर मिनिमम का मान, आर का मान रख दीजिए, तो एम जी माइनस में एम म्यू ए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या होगा, एम गायब हो जाएगा, जी शुड बी ग्रेटर देन म्यू ए, इसका मतलब होगा ए शुड बी लेस देन म्यू जी बाई म्यू, ए शुड बी लेस देन जी बाई म्यू। अच्छा, मैं इसकी साम्यावस्था की कंडीशन, एक्सट्रीम क्रांतिक वाली पोजीशन कि जस्ट रिएक्शन 0 होने वाली थी, जस्ट रिएक्शन 0 होने वाली थी, जस्ट के लिए कि भाई इक्वल भी शामिल कर लो, जस्ट रिएक्शन के लिए क्या कर लो, इक्वल भी शामिल कर लो। जस्ट रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जब पुस्तक पटल को छोड़ने ही वाली थी, पुस्तक पटल को छोड़ने ही वाली थी, तो जस्ट टचिंग की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है, टच है, मतलब ऐसे चल रहा था, नीचे आ रहा था और लगभग छोड़ने ही वाली थी, तो मतलब आर का मान रिएक्शन लगभग क्या हो जाएगी, 0 अप्रोक्सीमेट। मतलब देखिएगा कि क्रांतिक पोजीशन है ये, इक्वल भी अपन ने क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अच्छा, अब भैया सरकार ने ये भी दे रखा है कि भैया जो टी का मान है वो हाफ है। इसका मीनिंग आप जानते हो, टी का मान क्या होता है, 2 पाई बाई अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू कितना है, हाफ है। दुनिया वालों ने इसे सॉल्व किया तो म्यू इज इक्वल टू इसको स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट म्यू का मान निकाल लिया, बोलो कितना हो गया, 4 पाई हो गया। तो यहां से जब आपने म्यू का मान निकाला कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब 16 पाई स्क्वायर आपने 1 में यूज किया तो आप देखिएगा क्या कंडीशन निकल के आई। जब आपने 16 पाई स्क्वायर को 1 में यूज किया, कर लीजिए 1 में यूज, करता हूं भाई मैं, है ना, कर लीजिए आप 1 में यूज। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 1 में यूज कर लिया आपने, तो जैसे ही आपने इसे 1 में यूज किया तो देखो क्या कंडीशन आ रही है, 1 में यूज किया, देन ए शुड बी लेस देन इक्वल जी अपॉन म्यू की वैल्यू 16 पाई स्क्वायर। तो जो एम्पलीट्यूड का मान या तो 9/16 पाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। जो एम्पलीट्यूड है उसका मान या तो इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, अदरवाइज तो इससे कम ही होगा। तो देन भी से क्या बोल सकता हूं मैं कि गुरुदेव ए मैक्सिमम का जो मान होगा ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, जी बाई 16 पाई स्क्वायर होगा, अदरवाइज इससे कम ही होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ गया, जी बाई 16 पाई स्क्वायर। समझे आप? तो भैया क्वेश्चन में तो दम है, क्वेश्चन में तो दम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन मेहनत का है और प्रैक्टिस। हाँ जी, तो अपना एक और क्वेश्चन रह गया था एसएचएम में, जिसे अपन अभी हाथों हाथ कर लेते हैं। ये आंसर नंबर 10 की तरह ही है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत दम है। क्वेश्चन तो खैर क्या अच्छा, इतना बड़ा नहीं है, एग्जाम में मुश्किल आता है ये, बट समझने के लिए बहुत बड़ा है, सही क्वेश्चन है ये। देखो क्या क्वेश्चन है, एक रस्सी का एक सिरा है, ऊपर वाला सिरा, उससे एक पिंड बंधा हुआ, जैसे पुस्तक बंधी हुई है, और इस तरीके से एसएचएम हो रही है। तो रस्सी का जो ये वाला सिरा एसएचएम कर रहा है, तो ये पुस्तक भी एसएचएम करेगी। मेरा क्वेश्चन याद है ये, देखो एक पिंड किसी अवितान्य डोरी से सिरे से बंधा हुआ है और उसका दूसरा छोर ऊर्ध्वाधर सरल रेखा में ए आयाम की सरल आवर्त गति के अंतर्गत प्रति सेकंड n दोलन पूर्ण करता है। अब प्रति सेकंड ऑसिलेशंस दे रखे हैं, इसका मतलब एक चीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिख देता हूं, दिया गया फ्रीक्वेंसी आयाम दे, आवृत्ति दे रखी है। क्या दे रखी है उसकी, आवृत्ति। आवृत्ति कितनी दे रखी है उसकी, n। आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रिवर्स होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप याद रख लें
कि जो टाइम पीरियड का रिवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से जो टी का मान होगा वो कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। दुनिया वाले जानते हैं टी का जो मान होता है वो 2π/√μ होता है, डेट्स विल बी 1/n। तो यहाँ से √μ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2πn आ जाएगी। स्क्वायरिंग कर दिया तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, 4π²n²। कभी काम आएगा तो यूज कर लेंगे इसे, ठीक है ना, काम आएगा ये, यूज करने की जरूरत नहीं है इसे, आएगा काम में। अब देखो क्या है कि भैया ये पिंड बंधा हुआ है, ये रस्सी है और ये इस तरीके से SHM कर रहा है, ये वाला सिरा। जब ये वाला सिरा SHM कर रहा है तो बुक भी, जो पिंड भी क्या करेगा, बुक होगी, ये भी क्या करेगी, SHM करेगी, क्योंकि रस्सी से बंधी हुई है। अच्छा, अब क्या कर रहा है, रस्सी हमेशा तनी रहेगी। अब रस्सी हमेशा तनी रहना मतलब स्ट्रिंग का हमेशा स्ट्रेच होना, बताओ किस कंडीशन पर डिपेंड करता है, टेंशन पर। अगर टेंशन ग्रेटर देन 0 है, तनाव जो उसका में है ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब क्या है, रस्सी तनी हुई है। और तनाव का मान 0 हो जाता है तो रस्सी ढीली पड़ जाती है। सही है कि नहीं है? तो रस्सी तनी रहेगी अगर कुछ कंडीशन लानी है मुझे। तो मैं बात सिर्फ करता हूं पिंड की। किसकी बात करता हूं, पिंड की। तो इस तरीके से भाई ये वाला सिरा SHM कर रहा है तो पुस्तक भी, ये जो पिंड है, बॉडी है, ये भी SHM करेगी। तो मैं सिर्फ बात करूंगा बॉडी की। किसकी बात करूंगा, बॉडी की। तो गुरुजी मान लीजिए कि A' और A के मिड में बॉडी क्या कर रही है, SHM कर रही है। अच्छा, ये इसकी मिड पोजीशन है। एम्पलीट्यूड आपने मान लिया इसका आयाम A है, ठीक है। किसी समय t की पोजीशन दिखाई गई है P, जो ये डिस्टेंस है वो x है। यहां पर कोई पार्टिकल है, वो वाली बॉडी है। तो कण का भार mg हमेशा नीचे की ओर लगेगा। अब क्योंकि कण का भार mg नीचे की ओर है और ये पिंड जो बॉडी है वो रस्सी से बंधी हुई है, तो रस्सी में खिंचाव उत्पन्न होगा T, और T हमेशा ऊपर की ओर खींचेगा इसे, क्योंकि रस्सी खिंच जाएगी, रस्सी खिंची हुई होगी, इसको खींचेगी ऊपर की ओर, तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। लिख रहे हैं दोबारा से फिर वही, P बिंदु पर कण की गति की समीकरण, P बिंदु पर गति की समीकरण, गति की समीकरण बोलो कितनी हो जाएगी, m d2xy/dt²। गुरुदेव ये तो चाहिए ही चाहिए। x के बढ़ने की दिशा में कौन है, t है, तो पॉजिटिव। x के घटने की दिशा में कौन है, mg, तो नेगेटिव। अगले स्टेप में आपको t का मान चाहिए, तो t = कितना हो गया, mg प्लस में m d2xy/dt²। डैश भी टेकन एज नंबर 2। अच्छा, जो टेंशन होगी वो सबसे मिनिमम टेंशन कब होगी, टेंशन मिनिमम कब होगी, जब ये मिनिमम हो। ये मिनिमम कितना होता है, -μA, देन mg माइनस MUA, ये आ गई मिनिमम टेंशन। अब वो क्या बोल रहा है कि हमेशा तनाव मौजूद हो, रस्सी तनी रहे। रस्सी तनी कब रहेगी, रस्सी तनी रहेगी कब तनी रहेगी भैया, कि जो उसका तनाव है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब रस्सी तनी कब रहेगी, जब तनाव मौजूद रहे। तनाव मौजूद मतलब टी का मान, टी मिनिमम का मान भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब टी मिनिमम मतलब सबसे जो लोएस्ट तनाव है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा वाला तो होगा ही, लेकिन सबसे छोटा हो वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए था। अब क्या करो, टी मिनिमम का मान रख दो, वैल्यू रख दो भैया टी मिनिमम की। टी मिनिमम की वैल्यू कितनी है, दैट इंप्लाइज mg माइनस MUA शुड बी ग्रेटर देन 0, तो g माइनस म्यूए शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब g शुड बी ग्रेटर देन म्यूए। म्यू का मान रख दो भैया, अब आपको सोचना नहीं है इसमें, म्यू का मान रख दो 4π²n²a। इसका मीनिंग n² की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सबको इधर g/4π²a। सही है कि नहीं है? तो रस्सी तनी कब रहेगी, जब ये कंडीशन होल्ड हो। आंसर ठीक है कि नहीं है? तो छोटा सा क्वेश्चन था, इसे भी अपन ने डन कर लिया। तो रिमेंबर रखें क्वेश्चंस को, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अपन ने SHM के सारे अनसोल्ड, सारे आर्टिकल, ऑल एग्जाम्पल्स अब डन कर लिए। एक क्वेश्चन रह गया अनसोल्ड नंबर 11। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था। एग्जैक्ट में क्या था कि जो अनसोल्ड नंबर 11 है वो जब हमको सर पढ़ाते, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम में सिलेबस में नहीं था, और गुरुजी से ये क्वेश्चन कराया नहीं था। फिर मतलब उस टाइम कैसे होता ये क्वेश्चन, हमने सॉल्व किया, बट हमसे नहीं हुआ ये। आप ट्राई कीजिएगा, फिजिक्स वाले किसी टीचर से पूछ लीजिएगा, अगर कर दे तो कोई
हो जाए तो बताना ज़रूर हमें भी एक बार, है ना। तो अनसोल्ड नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क है, खूब 1-2 महीना लगाइए आराम से, क्या दिक्कत है, तब तक सिलेबस चलता रहेगा। बाकी अपन ने SHM का कंसेप्ट ये क्लोज कर दिया है। यूनिट नंबर 1 आपको 100% यहाँ तक क्वेश्चन मिल जाता है। कोई ऐसा टीचर नहीं है जो पेपर बनाए और यहाँ तक आपको क्वेश्चन ना दे। 100% आपको यूनिट 1 के क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को रिमेंबर रखें। अपने इसमें एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, हुक का नियम और प्रत्यास्थ दूरियां, इलास्टिक स्ट्रिंग, हुक का नियम और इलास्टिक स्ट्रिंग, वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।